हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का वितान बुक का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। यहाँ पर लेखक हैं वो हमें ये बताना चाहते हैं कि जो लता मंगेशकर हैं वो उनका जो गीत था वो किस प्रकार का है और उनके गीत में कौन कौन सी खासियत है और वो जो गीत गाती हैं वो कितना सुरीला है और कितना ज़्यादा मंत्रमुग्ध करने वाला है। यानी कि वो किसी भी व्यक्ति के मन का मन को मोह लेती हैं। तो उनका जो संगीत था उसकी क्वालिटी के बारे में यहाँ पर लेखक हमें बताएंगे। तो चलिए आइए इसे स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि यहाँ पे वो लता मंगेशकर के किन किन विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस बनाते रहते हैं। तो यहाँ पर हमसे जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि वे पहली बार लता मंगेशकर का गीत कब सुने थे। तो एक बार जब वे बीमार थे तो वे अपनी चारपाई पर लेटे हुए थे, तो ऐसे ही उनका मन हुआ संगीत सुनने को, तो उन्होंने अपना रेडियो चालू किया और तभी वे पहली बार लता मंगेशकर का संगीत सुने। तो वह स्टार्ट में ही बताते हैं कि उनका जो संगीत था वो बहुत ही ज़्यादा सुरीला था और उसे सुनकर वे बहुत ही उन्हें अंदर से आनंद हो गया था और उन्हें काफ़ी ज़्यादा रस मिल रहा था उस संगीत से। तो इसे सुनकर उस जो गीत गा रहा है उसके नाम का इंतज़ार करने लगे। और जब गीत ख़त्म होता है तो रेडियो में बोलता है ना कि जब कोई भी गीत गाता है तो जब रेडियो में गीत ख़त्म होता है तो बाद में उस व्यक्ति विशेष का नाम भी बताया जाता है कि ये गीत इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो इस तरह से बताया जाता है। तो अब तो टीवी का ज़माना है, तो इस समय रेडियो कहाँ। तो ऐसे ही वे भी इंतज़ार कर रहे थे, तो उन्हें भी मिल गया गीत नाम। तो उन्होंने नाम सुना तो लता मंगेशकर। फिर उन्हें याद आता है कि अच्छा हाँ, एक दीनानाथ मंगेशकर जी जो हैं यही लगता है उनकी पुत्री हैं और वही उनके राग के वेश में आकर इतना मधुर संगीत गा रही हैं। तो इस तरह से लेखक इस पूरी स्टोरी का, इस पूरी लेख का शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें लेखक उनकी सुरीलता के बारे में बताते हैं। तो वो हमें ये बताते हैं कि उनका जो संगीत रहता था वो इतना ज़्यादा सुरीला रहता था कि जैसे एक कोयल की तरह सुरीला रहता था। यानी अगर कोयल कहीं भी अपनी आवाज़ में कुछ गा दे या फिर कू कू कर दे तो सभी लोग नहीं उसका अनुकरण करते हैं, यानी उसकी कॉपी करते हैं। तो उसी तरह से अगर लता मंगेशकर कोई भी गाना या फिर कोई भी संगीत अगर गा देती थी तो सभी लोग उसका अनुकरण करते थे, यानी जो संगीत रहता है उसका सभी लोग उसे रिपीट करते हैं। तो इस तरह से हमें यह प्रतीत होता है कि जो लता मंगेशकर जी थी, जी हैं, तो उनका जो संगीत है वो काफ़ी ज़्यादा सुरीला है और उनका संगीत सभी को काफ़ी मुग्ध कर देता है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें लेखक आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि जो जो लता थी उनकी जो लोकप्रियता थी उसका मुख्य जो कारण था वो था गानपन। अब बात आती है गानपन क्या होता है। तो गानपन एक इस प्रकार की शैली है जिससे कि जो सुनने वाला व्यक्ति होता है, यानी कि अगर हम कोई संगीत गा रहे हैं तो उसे जो व्यक्ति सुन रहा है उसके मन को मोह ले और वो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा उस संगीत को सुनकर रम हो जाए और प्रसन्न हो जाए। तो इस प्रकार की जो शैली होती है इसे गानपन कहते हैं। और इसके साथ साथ उनका जो स्वर था वो काफ़ी ज़्यादा निर्मल था, काफ़ी ज़्यादा कोमल था और मुग्धता था। यानी कि कुल मिलाकर हमसे कवि यही कहना सॉरी लेखक हमसे यही कहना चाहते हैं कि जो लता मंगेशकर थी उनकी जितने भी लोकप्रियता का कारण था वो था उनका गानपन और उनकी कोमलता और मुग्धता। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। और उसके साथ साथ जो लता मंगेशकर जी थी उनकी एक और विशेषता थी कि उनका जो नादमय था, नादमय के बीच में जो उच्चारण होता है वो उनका काफ़ी सटीक था। यानी कि इसका मतलब यही होता है कि जब कोई संगीत हम गाते हैं तो उनमें जो शब्द आते हैं तो दो शब्दों के बीच की जो गैप होता है वो किस प्रकार का था और उन
के स्वरों के बीच का जो अंतर था वो बहुत ही सुंदर तरीके से वो करती थी, उसका उच्चारण करती थी। तो यही सब वो रीजंस थे जिसके कारण उनका संगीत इतना ज़्यादा लोकप्रिय हुआ, इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ। तो इन्हीं सब कारणों के बारे में हमसे लेखक बताते हैं। साथ ही में आगे पढ़ने के बाद हमसे लेखक ये भी बताते हैं कि उनका जो मत है लता के संगीत को लेकर, तो वो कहते हैं कि लता जी ने करुण रस के साथ उतना ज़्यादा न्याय नहीं किया है। यानी कि ये जो रस होता है, इसका मतलब यही होता है कि मतलब जो इमोशनल सॉन्ग्स होते हैं, वो जो लता मंगेशकर जी हैं, वो इमोशनल सॉन्ग ज़्यादा नहीं गाती हैं। यानी कि जिसमें श्रोता भाव विभोर हो जाता है, यानी कि इमोशनल हो जाता है। तो मतलब कि ये जो लता मंगेशकर जी थी, इससे ये भी एक बात साफ होती है कि लता मंगेशकर जी जो हैं वो इमोशनल सॉन्ग ज़्यादा नहीं गाती हैं। और इसके साथ एक और कमी इनकी बताते हैं हमें लेखक कि इनका जितना भी सॉन्ग होता है वो बहुत ही ज़्यादा तेज स्वर में होता है। अब यहाँ पे तेज तेज का मतलब तो दो भी हो सकता है कि वो जल्दी जल्दी गाती हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि उनकी आवाज़ तेज है। तो यहाँ पर आवाज़ की बात की जा रही है, यहाँ पर उनकी स्पीड की बात नहीं की जा रही है। उनका जो संगीत था वो सिर्फ 3 ही मिनट का रहता था। तो इसी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि वो बहुत ही ज़्यादा तेज स्पीड में गाती हैं। तो यानी कि उनकी जो आवाज़ थी वो काफ़ी बुलंद थी, या फिर कह सकते हैं कि काफ़ी तेज़ थी। तो इसका वो एक कारण खोजते हैं। वो कहते हैं कि शायद इनका जो दिग्दर्शक होगा वही इन्हें इतनी तेज स्वर में गाने को कहता होगा। तो यहाँ पे वो बेमतलब का ही लता मंगेशकर जी का गला खराब करवाता है, क्योंकि अब कोई तेज स्वर में गाएगा तो भाई काफ़ी मेहनत लगेगी ही। तो इसीलिए हमसे लेखक यही कह रहे हैं कि जो यहाँ पे लता मंगेशकर जी हैं, उनके स्वरों में सिर्फ दो ही कमी थी। पहली ये कि उनका जो आवाज़ थी वो काफ़ी तेज़ थी, काफ़ी बुलंद थी। और दूसरी ये कि वो ज़्यादा इमोशनल सॉन्ग नहीं गाती थी। और इसके पीछे एक और वजह हो सकती है कि वो शायद इसलिए नहीं गाती थी क्योंकि वे अपने श्रोता को कभी दुखी नहीं देखना चाहती हैं, या फिर उनकी आंखों में अश्रु नहीं देखना चाहती, क्योंकि काफ़ी लोग तो रोने भी लगते हैं ना इमोशनल सॉन्ग से। तो इसीलिए वो ये सब नहीं देखना चाहती। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद लेखक हमसे उनके संगीत के कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। वो हमसे ये बताते हैं कि जो लता मंगेशकर जी हैं, उनका जो जितना भी मतलब कि संगीत होता है वो सभी चित्रपट होता है, ना कि शास्त्रीय। अब मैं आपको इनके बीच के अंतर और ये क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। तो देखिए, ध्यान से देखिए, जो शास्त्रीय संगीत होता है वो 3 घंटे में गाया जाता है। 3 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे, यानी काफ़ी लंबा समय लेकर के अपने भावों को व्यक्त किया जाता है। और जो श्रोता होता है, यानी जितने भी लोग उस संगीत को सुन रहे होते हैं, उनके मन को मोहने की कोशिश की जाती है। तो उतने लंबे समय में अब भाई कोई श्रोता का मन तो मोह होगा नहीं। अब ज़रूरी वो बोर होगा या फिर उससे बोर हो जाएगा, नहीं, बोर होते हैं लोग। तो उसी तरह से लेकिन लता जी का जो संगीत है वो तो चित्रपट में है। चित्रपट संगीत मात्र 3 या फिर 4 मिनट के अंदर में रहता है, या फिर 5 मिनट, यानी वो मिनट का ही होता है। तो मिनट के संगीत में जो श्रोता होता है उसके मन को मोहने की कोशिश की जाती है, और इसमें उसकी जो श्रोता होता है उसका मन मोहने की ज़्यादा चांसेस होती है। ये भी एक कारण हो सकता है कि लता जी इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई, क्योंकि उस समय जो ज़्यादातर शास्त्रीय संगीत ही पॉपुलर थे, और शास्त्रीय संगीत में लोगों को काफ़ी ज़्यादा समय देना पड़ता था, और उतने समय तक श्रोता के मन को एक जगह स्थिर रखना ये उतना आसान नहीं है। लेकिन जो 3 मिनट होता है, 5 मिनट होता है, इसमें चित्रपट संगीत का यूज़ करके, यानी जितने भी चित्रपट प्रकार के संगीत होते हैं, इन सभी का प्रयोग करके लता जी अपने श्रोता का मन मोहती थी। और वे कभी भी नहीं चाहती थी कि उनका श्रोता बोर हो, यानी कि जितने भी लोग उसे सुन रहे होते हैं उस संगीत को, वो बोर न हो। तो इसीलिए यहाँ पे लेखक हमें उनकी इस गाने की सुंदरता के बारे में बताते हैं। और साथ ही में लेखक हमें इस पूरी लेख का अंत करते करते ये भी बताते हैं कि शायद
हमारे लिए काफ़ी सौभाग्य की बात है कि इस समय लता मंगेशकर जी हम सभी के बीच हैं और इतना ज़्यादा अच्छी मतलब इतनी अच्छी संगीतकार आज हम बहुत ही रेयर केस में ही पा सकते हैं, क्योंकि इतना अच्छा संगीत गाना सबके बस की बात नहीं होती है। और इतना अच्छा संगीत जो किसी का मन मोह ले, ये संगीत इतना अच्छा संगीत गाना आसान नहीं है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। कीप सपोर्टिंग।